आज का हमारा एडिटोरियल है फ्रीडम इन अथॉरिटी। कि जो अथॉरिटी में है यानी कि जो सत्ता में है उनको कितनी स्वतंत्रता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में एक फैसला दिया गया है और उस फैसले में ये बात कही गई कि भाई जो भी अथॉरिटी में है उनके ऊपर एक्स्ट्रा रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है फ्री स्पीच पे। सुप्रीम कोर्ट इज़ राइट इन नॉट एडिंग टू कर्ब, इसका मतलब होता है रोक, ऑन फ्री स्पीच। कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ठीक है इस डिसीजन में कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐड नहीं किया, क्या अतिरिक्त रोक नहीं लगाई फ्री स्पीच पे। बट लेकिन जो लीडर्स हैं, जो भी नेता हैं, मस्ट वैल्यू रेस्ट्रेंट। यहाँ रेस्ट्रेंट का मतलब है संयम, यानी कि जो भी लीडर्स हैं उन्हें रेस्टोरेंट की वैल्यू करनी चाहिए, यानी कि वे जो भी स्टेटमेंट देते हैं, जो भी बयान देते हैं, वो बहुत ही संयमता के साथ दिया जाना चाहिए। इन अ रिसेंट वर्डिक्ट, एक लेटेस्ट फैसला, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, कि एक नवीनतम फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट हैज शोन, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है क्या, साउंड रेस्टोरेंट। यहाँ साउंड से मतलब है बहुत ही गंभीर, रेस्टोरेंट का मतलब है संयम। वाइल एग्जामिनिंग द इशू ऑफ मिसयूज ऑफ फ्री स्पीच। तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को एग्जामिन कर रही थी, इस बात को परीक्षण कर रही थी कि जो फ्री स्पीच है उसका दुरुपयोग। तो कुल मिला के फ्री स्पीच जो है इसका दुरुपयोग किया जाता है और ख़ास करके नेताओं के द्वारा। तो क्या इसके लिए और भी ज़्यादा इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है कि भाई मिस फ्री स्पीच का मिसयूज़ ना हो सके, तो क्या इसके लिए कुछ और एडिशनल नियम बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, बहुत ही गंभीर रेस्ट्रेंट प्रदर्शित किया है, स्पेशली बाय, है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना मिसयूज ऑफ फ्री स्पीच, तो ये खास करके हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल फंक्शनरीज होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, उन खास करके उन राजनेताओं के बारे में। पॉलिटिकल फंक्शनरीज का मतलब है यहाँ पे वो राजनेता होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, जो कि पब्लिक ऑफिस को होल्ड करते हैं, यानी कि किसी मंत्री पद पे हैं। इट इज़ टू द क्रेडिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, कि सुप्रीम कोर्ट की जिस संवैधानिक पीठ ने ये फैसला दिया है उसे ये क्रेडिट जाता है, इस बात का श्रेय जाता है दैट कि इट डिड नॉट मेक एनी एडवेंचरस अटेम्प्ट। देखो, एडवेंचरस का मतलब होता है कि आप जो है कोई नए आइडियाज़ या नए मेथड्स को इन्वॉल्व करते हो, उन्हें शामिल करते हो। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को इस बात का क्रेडिट जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कोई नए आइडियाज़ नहीं दिए हैं, ना कोई नया प्रयास नहीं किया। टू एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब है विस्तार करना किसी चीज़ का। द स्कोप का मतलब है गुंजाइश ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी स्पेल्ट आउट। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि भाई पहले से ही कई प्रतिबंध जो हैं, स्पेल्ट आउट का मतलब है कहे गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुल मिला के ये जो फ्री स्पीच है, इस फ्री स्पीच का मिसयूज न हो सके, इसके लिए ऑलरेडी संविधान में कई प्रावधान कहे गए हैं। तो उन प्रावधानों में और ज़्यादा ऐड सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन, यानी कि संविधान में जो है ना पहले से ही कई रेस्ट्रिक्शंस हैं फ्री स्पीच पर, तो इन रेस्ट्रिक्शंस को और ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बढ़ाया। द कॉन्टेक्स्ट बीइंग, अब ये जो पूरा की पूरा मामला जो था, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा था इस मामले को, इसका संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट। बीइंग का मतलब है होना, तो उसका संदर्भ है सम रैश एंड इनटेम्परेट रिमार्क्स। देखो, रैश का मतलब होता है केयरलेस, गैर बुद्धिमत्तापूर्ण, है ना, केयरलेस, बिना विचारे। एंड इनटेम्परेट रिमार्क्स, इनटेम्परेट का मतलब होता है, आप कह सकते हो कि असंयमित, है ना, उसको हम कह सकते हैं इनटेम्परेट, कि भाई आपने जो है सोच विचार के काम नहीं किया, है ना। इमॉडरेट कह सकते हैं ना, सेल्फ कंट्रोल
न प्रदर्शित करना, उसे हम कहेंगे इनटेम्परेट। तो कुल मिला के कॉन्टेक्स्ट ये था कि कई कुछ रिमार्क्स देखने को मिले बाय 2 मिनिस्टर्स, यानी कि अभी हाल ही में जिस कॉन्टेक्स्ट में ये मामला सामने आया उसमें क्या था कि 2 मंत्री थे, उनके द्वारा जो है टिप्पणियाँ की गई, कमेंट्स किए गए। तो ये जो कमेंट्स थे, है ना, ये कमेंट्स किस तरह के थे? रैश थे, इनटेम्परेट थे। ये इस तरह के कमेंट्स थे जिनमें जो है केयरलेस देखने को मिलती है। इनटेम्परेट है ना, कि भाई ये जो कमेंट्स किए गए थे इनमें लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल देखने को मिलता है। अब ये जो 2 मिनिस्टर्स थे, वन वाइल सर्विंग इन उत्तर प्रदेश कैबिनेट, उनमें से एक जो मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में है, उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में है। एंड अनदर इन केरला, और दूसरे जो मंत्री हैं वो केरल के मंत्रिमंडल में है। देयर वाज सम एक्सपेक्टेशन, इस तरह की उम्मीद थी दैट कि द कोर्ट शुड कार्व आउट, देखो कार्व आउट का मतलब होता है निर्मित करना, एन एडिशनल रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक सर्वेंट्स। तो इस तरह की उम्मीद थी कि कोर्ट जो है उसको ये करना चाहिए, है ना, भाई ऐसा लग रहा था कि कोर्ट ऐसा करेगा। क्या लग रहा था? कि कोर्ट जो है कुछ अतिरिक्त लिमिटेशंस, है ना, कुछ अतिरिक्त लिमिटेशंस पब्लिक सर्वेंट्स पे लगा सकता है। आइदर, या तो बाय मेकिंग द स्टेट विकेरियसली लिएबल। लायबल का मतलब होता है जिम्मेदार, और विकेरियस, देखो विकेरियस का मतलब होता है किसी दूसरे के माध्यम से। जैसे आपने कोई उपलब्धि हासिल की और आपके पिता आपके माध्यम से उस खुशी को महसूस करें, तो इसे हम क्या कहेंगे? विकेरियस हैप्पीनेस। तो विकेरियस फीलिंग जो होती है, सुख या दुख या किसी तरह की फीलिंग, विकेरियस फीलिंग का मतलब है दूसरे के माध्यम से अनुभव करना। तो इस तरह की, मतलब इस तरह का विचार लोगों का था। ऐसा लग रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है विकेरियसली राज्य को जिम्मेदार ठहरा सकता है, ठीक है ना, द स्टेट, यानी कि जो सरकार है, जिस सरकार के मंत्री ने इस तरह का बयान दिया है जो कि हानिकारक है या गलत है, फ्री, जिसमें कि हम क्या देखते हैं, फ्री स्पीच का मिसयूज़ देखते हैं। तो ऐसा भी लग रहा था कि या तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, विकेरियसली जिम्मेदार ठहरा सकता है किसे? राज्य को, जो राज्य सरकार है उसे, फॉर देयर रिमार्क्स, कि भाई जिस भी मंत्री के द्वारा जो रिमार्क्स दिए गए जो कि गलत हैं उनके लिए या तो विकेरियसली स्टेट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, और बाय इवॉल्विंग, इवॉल्व का मतलब है और विकसित करते हुए, है ना, या फिर और कुछ नया इजाद करते हुए, और इवॉल्विंग अ कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसा भी लग रहा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है या तो राज्य को विकेरियसली जिम्मेदार ठहरा सकता है इस तरह के गलत कमेंट्स के लिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता ला सकता है, इनफोर्सिएबल बाय लॉ। इनफोर्सिएबल का मतलब होता है प्रवर्तनीय, प्रवर्तनीय का मतलब होता है लागू करने योग्य, इन्फोर्स का मतलब होता है लागू करना। तो कुल मिला के कानून के द्वारा लागू करने योग्य आचार संहिता सुप्रीम कोर्ट निर्मित कर सकता है। तो ऐसा भी लग रहा था, और इन दोनों में से कोई भी बात नहीं हुई। न तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई किसी तरह के कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत है, और न ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर किसी मंत्री के द्वारा, किसी मिनिस्टर के द्वारा कोई बयान दिया गया है तो विकेरियसली उसके लिए राज्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। द 4 जजेस हु साइंड ऑफ ऑन द मेन ओपिनियन, तो जिन 4 जजेस ने जो अपना मत दिया है ना उसके ऊपर साइन किए, एज वेल एज द 5th जज, इसके अलावा एक और जज, 5वीं जज, हु रोट अ सेपरेट वन, उन्होंने एक अलग ही ओपिनियन लिखा, करेक्टली कंक्लूडेड, लेकिन सभी जज जो थे उन्होंने बिल्कुल ठीक तरह से ये निष्कर्ष निकाला, कंक्लूडेड दैट कि द स्पेसिफाइड ग्राउंड, द स्पेसिफाइड ग्राउंड्स का मतलब है यहाँ पे आधार, फॉर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब हो गया वाजिब लिमिटेशंस, वाजिब रोक, इन आर्टिकल 1922, 19 मतलब आर्टिकल 19 जो है ना, जो कि आपकी फ्री स्पीच से संबंधित है,
उसका उपबंध 2, आर्टिकल 19 का उपबंध 2 आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कम्प्रीहेंसिव, बहुत ही विस्तृत। तो कुल मिला के ये जो सभी जज थे, इन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि आर्टिकल 19(2) में कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस फ्री स्पीच पे लगाए गए हैं और वो अपने आप में सफिशिएंट हैं, वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है। एंड नथिंग फर्दर कैन बी एडेड। फर्दर का यहाँ पे मतलब है एडिशनल। और सभी जजेस ने कहा कि भाई और कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बाय जुडिशियल फीट, फीट का मतलब होता है फैसला, कि न्यायिक फैसले के द्वारा और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। द मेजॉरिटी ऑल्सो डिक्लाइंड, कि जो जज हैं उन्होंने बहुमत के साथ इस बात को मना किया टू एक्सपेंड, है ना, कि भाई और विस्तार किया जाए। द नोशन का मतलब होता है विचार, कोई आइडिया, ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सामूहिक जिम्मेदारी। भाई इस तरह की बात भी आई थी कि किसी मंत्री के द्वारा कोई बयान दिया गया है ना, कोई उठपटांग बयान दिया गया, तो क्या उसके लिए जिस सरकार का वो मंत्री है उस सरकार को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? तो जो मेजॉरिटी है उन्होंने मना किया कि भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं फिक्स कर सकते। टू फिक्स लाइबिलिटी ऑन द स्टेट फॉर सच रिमार्क्स, कि इस तरह के जो रिमार्क्स दिए जाते हैं, इस तरह की जो टिप्पणियां की जाती हैं, तो क्या इस तरह की टिप्पणियों के लिए सामूहिक रूप से राज्य को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो इस बात के लिए मना किया मेजॉरिटी जजेस ने। जस्टिस बीवी नागरत्ना जो थी, राइटिंग अ सेपरेट ओपिनियन, उन्होंने अपना एक अलग ही मत दिया। डिफर्ड ऑन दिस पॉइंट, डिफर्ड का मतलब है असहमत होना, ऑन दिस पॉइंट, तो उनका मत क्या था जस्टिस बीवी नागरत्ना का? सेइंग, उन्होंने ये कहते हुए अपना ओपिनियन दिया, इट इज़ पॉसिबल, कि ये संभव है, टू एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब है कि भाई किसी को किसी बात का श्रेय देना, एट्रीब्यूट विकेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो विकेरियस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, विकेरियस का मतलब है कि भाई किसी दूसरे के माध्यम से किसी चीज़ को अनुभव करना। तो यानी कि किसी मंत्री ने कोई बयान दिया जो कि गलत है, जो कि फ्री स्पीच का मिसयूज़ है, तो उस मंत्री के माध्यम से सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है यदि एट्रीब्यूटिव विकेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट इफ़ अ मिनिस्टर्स व्यू, कि मंत्री के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं वे विचार रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को? दैट ऑफ द गवर्नमेंट, कि मंत्री के द्वारा जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं यदि वही विचार सरकार के हैं, यानी कि मंत्री के द्वारा जो विचार दिए गए हैं ना, मंत्री एक तरीके से सरकार का प्रतिनिधि बन के अगर उन विचारों को प्रस्तुत कर रहा है, तो सरकार को भी जो है जिम्मेदार ठहराया जा सकता है मंत्री के उस एक्शन के लिए। एंड इज़ रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि कुछ इस तरह के विचार जो है मंत्री के द्वारा दिए गए हैं जो कि राज्य के मामलों से संबंधित हैं, और मंत्री के विचार जो हैं वे गवर्नमेंट के विचार को प्रस्तुत करते हैं। तो जस्टिस बीवी नागरत्ना का कहना है कि भाई तब हम सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं मंत्री के उस स्टेटमेंट के लिए। वाइल, जबकि द इशू इज़ लार्जली अकेडमिक, यहाँ अकेडमिक से मतलब है कि भाई जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल मैटर्स से संबंधित है, कि भाई ये इशू जो है लार्जली अकेडमिक है। देयर हैव इंडीड बीन इंस्टेंसेस ऑफ कोर्ट्स, कि देयर हैव इंडीड बीन, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, कि वास्तव में इस तरह की घटनाएं रही हैं, ऑफ कोर्ट्स, कि इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिली हैं कोर्ट्स की तरफ से। टेकिंग नोट ऑफ, टेक नोट ऑफ का मतलब है इस बात को संज्ञान में लेना, इस बात को अपनी जानकारी में लेना। टेकिंग नोट ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स पब्लिक रिमार्क्स, कि किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के द्वारा जो भी सार्वजनिक कमेंट्स किए गए उनको कोर्ट्स के द्वारा संज्ञान में लिया गया। टू ट्रांसफ़र सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशंस, और कोर्ट ने क्या किया? ट्रांसफ़र कर दिया क्या? सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन, कि जो संवेदनशील जांच है उनको अदर एजेंसीज को ट्रांसफ़र किया गया। बेस्ड ऑन, इस आधार पे, ऑन एन अप्रीहेंशन, अप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका,
डाउट ऑफ इनजस्टिस इफ अ पुलिस प्रोब का मतलब है यहाँ पे जांच, रिमेंड विथ द स्टेट कंसर्न, जैसे मान लो किसी राज्य के मंत्री ने कोई गलत बयान दिया, ये बात कोर्ट की जानकारी में आई और कोर्ट को ये अप्रीहेंशन लगता है, कोर्ट को ये आशंका है कि भाई इस राज्य में ही ये मामला जो है संवेदनशील है, कोर्ट को ऐसा लगता है, और पुलिस जो है इसी संबंधित राज्य की है, कंसर्न का मतलब है संबंधित, पुलिस जो है इसी संबंधित राज्य की है, तो यहाँ अगर इनजस्टिस होने का खतरा है, अन्याय होने का खतरा है, तो कई बार अदालतों ने क्या किया है, इस तरह के मामले को अन्य एजेंसीज को, जैसे कि किसी पर्टिकुलर राज्य का मामला है और उस राज्य के मामले को सीबीआई को या फिर अन्य किसी एजेंसी को जो है ट्रांसफ़र कर दिया, ऐसा देखने को मिला है। पॉलिटिकल लीडर्स डू नीड, डू का प्रयोग किया जाता है वाक्य में जोर देने के लिए, है ना, एम्फेसिस डालने के लिए। पॉलिटिकल लीडर्स डू नीड कि जो राजनेता हैं उन्हें भी इस बात की ज़रूरत है, क्या, एन ओकेजनल रिमाइंडर, कि टाइम टू टाइम उन्हें ये याद दिलाया जाए दैट कि दे शुड शो अटमोस्ट का मतलब है जितना ज़्यादा संभव हो सके, रेस्ट्रेंट का मतलब है यहाँ पे संयम, कि राजनेताओं को भी इस बात को याद दिलाने की ज़रूरत है कि वे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा संयम बरतें। एज देयर, ऐसा इसलिए, देयर पब्लिक अटरेंसेस, अटर का मतलब होता है कुछ कहना, कि जो भी राजनेता हैं उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से जो भी कहा जाता है, टेंड का मतलब होता है टेंडेंसी होना, प्रवृत्ति होना, टेंड टू गेट सर्कुलेटेड, यानी कि राजनेताओं के द्वारा जो भी कहा जाता है वो बड़ी जल्दी जो है सर्कुलेट हो जाता है, वो बड़ी जल्दी बात जो है फैल जाती है। एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस देयर फॉलोअर्स, और उनके द्वारा जो कही गई बात है वह उनके फॉलोअर्स को भी प्रभावित करती है। इन द कोर्स ऑफ द डिस्कशन, इस पूरे की पूरे डिस्कशन के दौरान, द कोर्ट हैज़ रीस्टेटेड, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बात को पुनः रीस्टेट किया गया, रीस्टेट का मतलब है उस बात को पुनः फिर से दोहराना, मजबूती से उस बात को फिर से कहना, एंड क्लैरिफाइड सेवरल प्रिंसिपल, तो इस पूरे डिस्कशन के दौरान कोर्ट ने जो है सेवरल का मतलब है कई जो सिद्धांत हैं उन्हें फिर से क्लैरिफाई किया, उनके ऊपर फिर से स्पष्टीकरण दिया, इंक्लूडिंग, है ना, उसमें ये बात भी शामिल है दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का मतलब है कि जो संवैधानिक अधिकार आपको दिए गए हैं, तो आप क्या करते हो, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का जो संवैधानिक अधिकार है उसको वॉयलेट करते हो, है ना, उसको चोट पहुंचाते हो, उसका उल्लंघन करते हो। देखो ये जो टॉर्ट है ना, ये TORT है ना, टॉर्ट, इसका मतलब होता है कि आप क्या करते हो कि भाई आप जो है किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाते हो, नुकसान पहुंचाते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का मतलब हो गया कि भाई हर व्यक्ति को जो है संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, है ना, तो अगर आप किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करते हो तो फिर आपके ऊपर जो है मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट और अ सिविल रॉन्ग दैट इज एक्शनेबल, एक्शनेबल का मतलब है कि भाई जिस कार्यवाही करना है ना, एक्शनेबल का मतलब है कि भाई आपने कुछ किया और ये अगर गलत है तो इस पर कार्यवाही की जा सकती है। देखो दो तरह की गलत काम होते हैं, एक तो हो गया सिविल, एक होते हैं क्रिमिनल, ठीक है। क्रिमिनल मतलब जो आप कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा आपराधिक कृत्यों की श्रेणी में आते हैं ना, सिविल मामले और आपराधिक मामले होते हैं ना, तो वो है यहाँ पर ना। तो इंक्लूडिंग दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट और अ सिविल रॉन्ग दैट इज एक्शनेबल। तो कुल मिला के इस बात को जो है फिर से दोहराया गया, इस बात पर स्पष्टीकरण दिया गया कि भाई इंडिविजुअल व्यक्ति जो हैं उनके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है ना, किसी के स्टेटमेंट्स के द्वारा, तो ये एक्शनेबल हैं। द मेन ओपिनियन कंक्लूड्स, मुख्य जो मत व्यक्त किया गया इस पूरे डिस्कशन के दौरान, उसमें ये निष्कर्ष निकाला गया, कंक्लूड्स, दैट अ मेयर का मतलब है यहाँ पे ओनली, है ना, मेयर स्टेटमेंट बाय अ मिनिस्टर, तो उस कंक्लूजन में ये बात कही गई कि किसी मंत्री के द्वारा सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया जाता है, जो स्टेटमेंट
किसी व्यक्ति के, किसी है ना इंडिविजुअल व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है, मे नॉट बी एक्शनेबल, तो ये शायद एक्शनेबल नहीं है, लेकिन बिकम्स एक्शनेबल, लेकिन ये एक्शनेबल बन जाता है, यानी कि उस मंत्री के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है इफ़ इट रिजल्ट्स इन एक्चुअल हार्म और लॉस, यानी कि मंत्री के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, यदि उस स्टेटमेंट का परिणाम ये होता है, रिजल्ट इनका मतलब है उसका परिणाम क्या देखने को मिलता है कि उससे वास्तविक हानि होती है या वास्तविक नुकसान होता है, तो एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है। जस्टिस नागरत्ना ऑन द अदर हैंड, जस्टिस नागरत्ना जो है उन्होंने जो है दूसरी ओर ये बात कही, होल्ड्स का मतलब है उन्होंने इस बात को मेंटेन किया, होल्ड्स द व्यू, उनका विचार ये था, उनका मत ये था दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क, उनका कहना था कि भाई एक पूरा की पूरा लीगल फ्रेमवर्क होना जरूरी है ना, कुछ कानूनी नियम निर्धारित किए जाने जरूरी हैं जिनके माध्यम से ये डिफाइन किया जाए, क्या डिफाइन किया जाए, डिफाइन एक्ट्स एंड ओमिशंस दैट अमाउंट टू का मतलब है इक्वल टू, दैट अमाउंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का मतलब हुआ कि भाई अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा, है ना, कोई आप कह सकते हो कि कोई भी व्यक्ति जो कि, है ना, कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उसके द्वारा अगर किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके खिलाफ जो है सिविल एक्शन लिया जा सकता है। तो कौन से वो एक्शन हैं, ओमिशन का मतलब है छोड़ना, एक्ट्स एंड ओमिशंस, है ना। तो कुल मिला के जस्टिस नागरत्ना जो थी उनका कहना था कि इस बात को डिफाइन किया जाना चाहिए, एक लीगल फ्रेमवर्क निर्धारित किया जाना चाहिए कि वे कौन कौन से एक्ट्स हैं, यानी कि कौन सी बातें हैं जिनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का सहारा लिया जा सकता है और कौन सी बातें हैं जिनको ओमिट किया जा सकता है। द कोर्ट्स ओवरऑल व्यू दैट फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिबल, कोर्ट का जो ओवरऑल व्यू है वो ये है दैट फंडामेंटल राइट्स की जो मूल अधिकार हैं वे लागू करने योग्य हैं, आर इनफोर्सिबल इवन अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर्स इज़ इंडीड अ वेलकम वन, कि कोर्ट ने ये जो विचार दिया है कि भाई जो मूल अधिकार हैं आपके वे लागू करने योग्य हैं इवन अगेंस्ट प्राइवेट एक्टर्स। तो यहाँ तो हम बात कर रहे थे पूरे एडिटोरियल में कि किसी मंत्री के द्वारा कोई इस तरह की बात कही जाती है जो कि फ्री स्पीच का दुरुपयोग है, लेकिन अगर कोई निजी व्यक्ति के द्वारा, प्राइवेट एक्टर्स है ना, अगर किसी निजी व्यक्ति के द्वारा भी कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं जो कि फ्री स्पीच का दुरुपयोग है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। तो ये जो बात कोर्ट ने कही है ये वास्तव में स्वागतपूर्ण है। दिस लार्जली सेटल्स द क्वेश्चन, तो कुल मिला के ये जो ओपिनियन कोर्ट के द्वारा दिया गया है इससे ये मामला सेटल हो जाता है, ये प्रश्न जो है हल हो जाता है। कौन सा प्रश्न, वेदर, कि क्या दीज राइट्स आर ओनली वर्टिकल, कि ये जो अधिकार हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये ओनली वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल से क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब ये है दैट इज इन्फोर्सिएबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट, कि भाई इन्फोर्सिएबल का मतलब है लागू करने योग्य, कि ये जो अधिकार हैं यानी कि किसी के फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाया जाता है तो आप जो है एक्शन, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है ना, न केवल राज्य के खिलाफ, और यानी कि ये सिर्फ वर्टिकल नहीं है, यानी कि राज्य के खिलाफ तो लिया ही जा सकता है। ये जो अधिकार हैं आपके, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ये हॉरिजॉन्टल भी हैं। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि दैट इज इन्फोर्सिबल, यानी कि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल अधिकार को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है दैट इज इन्फोर्सिबल बाय वन पर्सन अगेंस्ट अनदर, कि कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ भी इस तरह के मामलों में एक्शन ले सकता है, वो जो है कार्रवाई की मांग कर सकता है। तो कुल मिला के ये जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स के मामलों में अगर इन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, यदि किसी मंत्री के द्वारा, राज्य के द्वारा किया जाता है तो भी एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन साथ ही अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है ना, जो कि एक तरीके से प्राइवेट प्लेयर आप उसे कह सकते हो, कोई निजी व्यक्ति है, तो उसके खिलाफ भी दूसरा व्यक्ति जो है एक्शन ले सकता है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।